हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं बच्चों इस लेक्चर में फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट। क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं, आपको फोर्स कांस्टेंट के बारे में पहले भी बता चुके हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बता चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग और इसकी डेफिनेशन। ध्यान से सुनिएगा। Applied force on the spring is directly proportional to change in its length। ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स किसी स्प्रिंग को, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, ये ठीक है ना, और इस स्प्रिंग पर जो खींचने के लिए हमने इस पर फोर्स F लगा दिया है, चेंज इन लेंथ उसकी फोर्स F लगाने से इस स्प्रिंग की लंबाई में जो चेंज है वो x है। चेंज सो अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स लेंथ। इसलिए लिख दिया है आपने, अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच्ड और कंप्रेशन। मोर इज द फोर्स, मोर इज द चेंज इन लेंथ, लेस इज द फोर्स, लेस इज द चेंज इन लेंथ। खींचने के लिए फोर्स ज्यादा लगाओगे तो इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी। अप्लाइड फोर्स कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा। ये हुक्स लॉ है। क्या है? हुक्स लॉ। F इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। फोर्स ज्यादा लगाओगे तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी, फोर्स कम लगाओगे तो चेंज इन लेंथ कम होगी। अगर हम F और x के बीच में ग्राफ खींचते बच्चों, किसके बीच में? F और x के बीच में ग्राफ खींचा जाए, F और x के बीच में ग्राफ खींचे तो ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। जो अप्लाइड फोर्स है उसे तो लिया हमने वाई एक्सिस पर, और फोर्स के लगाने से क्या चेंज हुआ? इसकी लंबाई। चेंज हमने लिया है एक्स एक्सिस पर, एक्स। कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ है। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा ना, इस वाले कर्व का स्लोप कहते हैं tan थीटा को। इस कर्व का स्लोप, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k। तो यहां से क्या आएगा? k बराबर F अपॉन x। इस फॉर्मूले से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं k, तो k बराबर F अपॉन x। इस k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस वाले कर्व का फोर्स तो लिया है मैंने, अप्लाइड फोर्स तो लिया है वाई एक्सिस पर, और चेंज इन लेंथ लिया मैंने एक्स एक्सिस पर। कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा tan थीटा इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप कहते हैं इसे। स्लोप इजिकल टू tan थीटा होगा, इजिकल टू परपेंडिकुलर कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? F के बराबर है। F के बराबर है ये डिस्टेंस, और चेंज इन लेंथ कितनी है? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस x के बराबर है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। इक्वल टू F अपॉन x किसके बराबर है? k के बराबर। तो इस कर्व का जो स्लोप है tan थीटा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो tan थीटा इक्वल टू k इक्वल टू F अपॉन x। मोर इज द स्लोप, मोर इज द वैल्यू ऑफ k एंड वाइस वर्सा। लिख दिया है। सो मोर इज द स्लोप, मोर इज द वैल्यू ऑफ k एंड वाइस वर्सा। ज्यादा स्लोप होगा तो k की वैल्यू ज्यादा होगी, स्लोप कम है तो k की वैल्यू कम होगी। वेयर k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं k को। इफ x इज इक्वल टू 1, बच्चों इसको x लिख लो, x है ये। इफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 1, then k is equal to F. So force constant of spring is numerically equal to force required to produce unit displacement in a spring. किसी स्प्रिंग की लंबाई में यूनिटी चेंज करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड हो, उस फोर्स को हम उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। So spring constant or force constant of spring
is numerically equal to the force required to produce unit change in length in spring. किसी स्प्रिंग की लंबाई में यूनिटी चेंज करने के लिए उस स्प्रिंग पर जितना फोर्स अप्लाई करना पड़े उसे उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसलिए डेफिनेशन लिखिए यहां पर, फोर्स कांस्टेंट के ऑफ ए स्प्रिंग इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग की लेंथ को यूनिटी चेंज करने के लिए उस स्प्रिंग पर जितना फोर्स लगाना होगा उसे उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है बच्चों। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इसी लाइन से सॉल्व होंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई को हम आधा कर दें, लेंथ को आधा कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा। लेंथ को 1/3 कर दें स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ को 2/3 कर दें, रेसिप्रोकल कह रहा हूं ना, लेंथ आधी कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट डबल। लेंथ 1/3 फोर्स कांस्टेंट 3 टाइम्स। लेंथ 2/3 फोर्स कांस्टेंट 3/2 टाइम्स, रेसिप्रोकल होगा। सो K1/K2 इक्वल टू L2/L1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:2। कोई स्प्रिंग है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस तरह से डिवाइड किया है कि उसकी लेंथ का रेशियो 1:2 है। जैसे हमने ये कहा, ये कोई स्प्रिंग है बच्चों, इसकी लेंथ L है और इसका फोर्स कांस्टेंट पूरी स्प्रिंग का K है, और हमने इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस स्प्रिंग को, जिससे इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 है। जैसे मान लो इसकी लंबाई L1 और इसकी L2, तो L1 और L2 का रेशियो 1:2 है। 1 और 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? L1 और L2 का रेशियो 1:2 है, और टोटल लेंथ कितनी है? L। तो ये L1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन इन दोनों का सम और इनटू L। तो L1 बराबर हो गया L/3 और L2 बराबर हो गया ये वाली वैल्यू अपॉन इन दोनों का सम और इनटू ओरिजिनल लेंथ। L1 मींस इस वाले पार्ट की लेंथ हो गई टोटल लेंथ की 1/3, और इस वाले पार्ट की लेंथ हो गई टोटल लेंथ की कितनी? 2/3। जिस वाले पार्ट की लेंथ 1/3 है उस वाले सेक्शन का फोर्स कांस्टेंट 3 टाइम्स होगा, और जिसकी लेंथ 2/3 है उसका फोर्स कांस्टेंट, इसका रेसिप्रोकल 3/2 टाइम्स। लेंथ का रेशियो 1:2। इसका मतलब स्मॉलर पार्ट कौन सा है? जिसका रेशियो 1 है, ये 1/3 है टोटल का। टोटल की स्मॉलर पार्ट की लंबाई टोटल लेंथ की 1/3 है, और जिसकी लेंथ 1/3 है उसका फोर्स कांस्टेंट 3 टाइम्स होगा। और बिगर पार्ट की लेंथ कितनी है? 2/3 टोटल लेंथ की, तो उसका फोर्स कांस्टेंट 2/3 का उल्टा करो, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 टाइम्स। ठीक है ना? लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो स्मॉलर पार्ट तो ये हो गया और बिगर पार्ट ये हो गया। ये वाली लंबाई टोटल लेंथ की 1/3 है, ये लेंथ 1/3 है, तो स्मॉलर पार्ट का फोर्स कांस्टेंट लेंथ जिसकी 1/3 है उसका फोर्स कांस्टेंट 3 टाइम्स, और जिसकी लेंथ 2/3 है उसका फोर्स कांस्टेंट 3/2 टाइम्स। ये बात नोट कर लो बच्चों ठीक से, इसको नोट कर लो बच्चों इस पॉइंट को। किसी स्प्रिंग को हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि उसकी लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो ये तो स्मॉलर सेक्शन हो गया, ये बिगर सेक्शन हो गया। स्मॉलर पार्ट की लंबाई, ये वाली लंबाई टोटल की 1/3 है, और ये वाली लंबाई टोटल की 2/3 है, और जिसकी लेंथ 1/3 है उसका फोर्स कांस्टेंट, स्मॉलर पार्ट का फोर्स कांस्टेंट, जिसकी लेंथ 1/3 है तो फोर्स कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, और जिसकी लेंथ 2/3 है
इसका फोर्स कांस्टेंट 3/2 टाइम्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छा। मैं बात कर रहा हूं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी कैन बी नेदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड। न तो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन बी नेदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। That is, kinetic plus potential is equal to total energy will always remain conserved. This is the principle of conservation of energy. ठीक है? जैसे when a body falls down, ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। एंड वाइस वर्सा, व्हेन ए बॉडी फॉल्स डाउन, ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरे, भाई सिंपल सी बात है, किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ दें तो नीचे जब बॉडी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, लेकिन दोनों की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। एंड वाइस वर्सा, कोई बॉडी ऊपर से जब नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और कोई बॉडी नीचे से जब ऊपर जाए तब तो काइनेटिक एनर्जी नीचे से जब ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, बट टोटल सम ऑफ बोथ द एनर्जीज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यही लिखा है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स डाउन देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है? यहां पर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अब एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा करो, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल घटेगी, तो नीचे से ऊपर जाए तब उल्टा बोलो। एंड वाइस वर्सा का मतलब जो बात आपने ऊपर लिखी है उसका उल्टा। बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और बॉडी जब नीचे से ऊपर जाए तब काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बट इट्स टोटल एनर्जी कौन सी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है देखो जरा गौर से, इस वाले फिगर में देखिएगा। सिंपल सा फिगर है, फिगर बना लो पहले। जैसे ये कोई बॉडी है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये मैंने ग्राफ लिया है, ये तो लिया है एनर्जी, और ये लिए मैंने डिस्टेंस हाइट। ऊपर से जब बॉडी नीचे आ रही है मेरे बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ये तो ग्राफ टोटल एनर्जी का है, ये वाला ग्राफ टोटल एनर्जी का है, जब बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। इसका उल्टा देखें, एंड वाइस वर्सा मींस इसका रिवर्स देखें। ये बॉडी तो ऊपर से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, टोटल कंजर्व रहेगी। अब इसका उल्टा बोलो, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है बच्चों, तो नीचे से जब बॉडी ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो घट रही है। इस वाले ग्राफ पर तो मैंने क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ये टोटल एनर्जी कंजर्व है। ठीक है ना? बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू ओनली व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर कंजर्वेटिव। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल तभी सही माना जाएगा, तभी ठीक है, कब? जब बॉडी पर जो फोर्स लग रहा हो, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नेचर में कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो उस पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी सही है जबकि बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव है। एंड मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। मास बॉडी का कांस्टेंट रहना चाहिए, और बॉडी पर फोर्स जो लग रहा है
वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो न्यूटन की थ्योरी है बच्चों, और ये आइंस्टीन की थ्योरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, दैट इज द मास, द सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज in the whole universe will remain constant. मास प्लस एनर्जी, सम का मतलब क्या होता है, मास और एनर्जी का सम इस पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, कंजर्व रहता है, रिमेन कांस्टेंट। द सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन द होल यूनिवर्स विल रिमेन कंजर्व और रिमेन कांस्टेंट। मास प्लस एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, that is mass can be converted into energy and energy can be converted into mass according to Einstein relation delta is equal to delta mc square। आइंस्टीन ने तो कहा था कि मास और एनर्जी का सम हमेशा कंजर्व रहता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन कहता है मास, क्या बेटा, आइंस्टीन तो कहता है मास प्लस एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन न्यूटन कहता है एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन केवल तभी एप्लीकेबल होता है मेरे बच्चे, कब, एनर्जी कंजर्वेशन इज ट्रू ओनली व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कंजर्वेटिव एंड द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ये न्यूटन की थ्योरी है। जबकि आइंस्टीन क्या कहता है, नॉट ओनली मास कंजर्व, नॉट ओनली एनर्जी कंजर्व, that is the whole universe mass plus energy is always conserved। law of conservation of mass and energy, तो ये आइंस्टीन की थ्योरी है, the sum of mass and energy in the whole universe will remain constant, means mass plus energy कंजर्व रहता है। मास और एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मास घट रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी, और मास अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगी। इसका मतलब क्या हो गया, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, बट टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। क्लियर है? द मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास अकॉर्डिंग टू रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, जहां पर c क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, और डेल्टा m का मतलब वह मास जो एनर्जी में बदल गया है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल अप्लायंसेज आर एनर्जी कन्वर्टर नॉट एनर्जी प्रोड्यूसर। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ऐसा अप्लायंसेज जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिख लेना इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। ऐसा अप्लायंसेज कौन सा होता है, जैसे हीटर है, हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। गीजर है, गीजर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। टोस्टर, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। और जिस अप्लायंसेज में, किसमें, अप्लायंसेज जिसमें हीट कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस अप्लायंसेज को बोलते हैं बच्चों थर्मोकपल। क्या बोलते हैं, थर्मोकपल। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, थर्मोकपल में। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थर्मोकपल में होता है ऐसा, उसमें हीट एनर्जी को बदला जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप नाम याद रखना, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एक अप्लायंसेज है थर्मोकपल। जिस अप्लायंसेज में थर्मोकपल, अप्लायंसेज का नाम है थर्मोकपल, में हीट एनर्जी बदलती है काय में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट एनर्जी में। किसमें, बल्ब इलेक्ट्रिक को लाइट में कन्वर्ट करता है। सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, नियॉन लैंप, इनके लैंप बनाए जाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लाइट एनर्जी में। फोर्थ एग्जांपल देखो,
जिस अप्लायंसेज में लाइट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फोटो सेल कहते हैं। जो अप्लायंसेज लाइट एनर्जी को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो सेल। सोलर पैनल आते हैं ना, सोलर पैनल, अरे सोलर लाइट जो होती है सूर्य सन से आने वाली लाइट को जो किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, सोलर पैनल बोलते हैं उनको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, उनको फोटो सेल कहा जाता है। और फोटो सेल का काम होता है लाइट एनर्जी को किसमें बदल देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर देखी है ना, पानी फेंकने वाली पंप या पंखा देख लो, ये वाला फैन तो देखे होंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जाएगी, पंखा घूमने लगता है, हवा देने लगता है, मैकेनिकल वर्क करना है ना वो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलना, मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। और जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो होता है जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो जनरेटर का काम है। जनरेटर देखा है ना, जैसे लाइट चली गई कहते हैं ना जनरेटर स्टार्ट कर दो, तो जनरेटर में क्या डालती हो, फ्यूल डालती हो। जनरेटर को जब स्टार्ट करते हो तो क्या करता है, वो मैकेनिकल वर्क करता है, तो उसमें मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदलती है, वो होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है साउंड एनर्जी में, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम है साउंड को इलेक्ट्रिक में बदलना, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है किसमें, बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर का काम क्या होता है, बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी देखी है ना, स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर के साथ जो लगी होती है ना, कहते हैं ना बैटरी खत्म हो गई, इन्वर्टर काम करना बंद कर दिया, तो उस बैटरी को क्या करते हैं, चार्जर के द्वारा चार्ज करते हैं। तो बैटरी चार्जर जो होता है उसमें कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो चार्जर का काम कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जर को देते हैं, तो चार्जर क्या करता है, बैटरी को चार्ज कर देता है। उसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी को जो चार्जर चार्ज करते हैं चार्जर से, तो बैटरी चार्जर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है कौन, बैटरी या सेल। सेल या बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को किसमें बदलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, ये आप जरा ध्यान देंगे, बड़ा काम की चीज लिखी हुई है, मैं सही बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो। आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, ये दिख जाएगा, लेकिन बुक्स में आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको सोलर कांस्टेंट की। द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का एनर्जी सोर्स क्या होता है, सन, स्टार्स, यूनिवर्स के एनर्जी सोर्स है ये। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी का सोर्स क्या है, सन और स्टार्स, ठीक है ना। सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है, सन रेडिएट्स 3.92 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड। सन मीन्स सूर्य में से, सन में से एक सेकंड के अंदर 3.92 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी एक सेकंड में निकलती है। और इस एनर्जी में से जो सन से निकल रही है एक सेकंड में 3.92 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी निकलती है सन में से एक सेकंड के अंदर। और इस एनर्जी में से अर्थ पर वी गेट ऑन द अर्थ 1340 जूल एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक सेकंड में हमको जो एनर्जी प्राप्त होती है, मिलती है, वो कितनी एनर्जी है, 1340 जूल एनर्जी मिलती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक सेकंड के अंदर। और इस एनर्जी के अमाउंट को हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। और ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1340
जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। जूल पर सेकंड को क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे? 1340 जूल पर सेकंड को लिख सकते हैं वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं लिख दूं 1.34, इसको लिख सकता हूं किलोवाट, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 10 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, 10 पावर 3 को मैंने किलो लिख दिया, मतलब 1 2 3 डिजिट छोड़ करके मैंने डेसिमल लगाया यहां पर, तो यहां पर 10 पावर 3 आएगा। 10 पावर 3 को हटा करके मैंने क्या लिख दिया? किलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे यूनिवर्स का एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। और सन में से 1 सेकंड के अंदर एनर्जी जो निकलती है वो कितनी है? 3.92 इंटू 10 पावर 26 जूल एनर्जी 1 सेकंड में निकलती है सन में से। और इस एनर्जी में से अर्थ पर वी गेट ऑन द अर्थ 1340 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1340 जूल एनर्जी मिलती है अर्थ पर। और इस एनर्जी के अमाउंट को हम सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू या तो ये लिखो 1340 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड या 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है बच्चों, ये लिखा हुआ है, लिख दिया, बहुत अच्छा। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगी मेरे बच्चे? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कोई भी एनर्जी सोर्स है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? किसी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ठीक है ना। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट और इनटू 100, ठीक है ना। जो एनर्जी हमने उसको दी है उसमें से जो दी एनर्जी है उसमें से कितना पार्ट आउटपुट मिला उससे, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय द रिलेशन वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो यूनिट वर्क आउटपुट की है वही वर्क इनपुट की है। पावर के फॉर्म में निकालेंगे किसी इंजन की या किसी सिस्टम की एफिशिएंसी, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, वर्क गिवन है या पावर गिवन है। वर्क गिवन है तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इनटू 100, तब एफिशिएंसी निकल आएगी। और पावर गिवन है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, तब भी एफिशिएंसी निकल आएगी। आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी 100% होती है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बट प्रैक्टिकली एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 100%। हमेशा आउटपुट जो होगा वो इनपुट से कम ही होगा। आउटपुट तो डेफिनेट कम ही होगा इनपुट से, सिंपल सी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखें मेरे बच्चे, बड़ा काम का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। मैं एक्सरसाइज भी दूंगा आपको इस चैप्टर की, हर एक चैप्टर की देंगे, हम इस चैप्टर की भी देंगे, ठीक है नहीं। और उस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले इसको ध्यान दें, तब वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फिर आप। ए मोटर फिटेड विद ए पंप राइजेज वाटर बाई 20 मीटर हाइट इन 40 मिनट। एक क्या बेटा? ए मोटर फिटेड विद ए पंप राइजेज वाटर बाई 20 मीटर इन 40 मिनट। 20 मीटर की ऊंचाई तक पानी को भेज रही है मोटर। मोटर में पंप लगी हुई है, वो पंप पानी को 20 मीटर की ऊंचाई पर 40 मिनट के अंदर भेजती है। फॉर ए वाटर टैंक ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि किसी बिल्डिंग है कोई, ये मान जाइए आप, और इस बिल्डिंग के टॉप पर यहां पर कोई वाटर टैंक है, और इस टैंक का साइज गिवन है क्वेश्चन में, क्या? 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ये 3 मीटर मान लो, और इसको 2 मीटर मान लो, और इसको 1 मीटर मान लो बच्चों। तो इस टैंक का साइज दिया है
एक साइड दिया 3 मीटर, एक दिया 2 मीटर, एक दिया 3 मीटर, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या इसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऐसे कह दो। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम इस टैंक का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीटर में दिया है, तो 6 मीटर क्यूब हो गया इस टैंक का साइज। अब वो ये कह रहा है एक पंप है, मोटर है यहाँ पर, क्या बेटा, एक मोटर लगी हुई है, ये मोटर में पंप लगी है, और पंप क्या कर रही है, इसमें पानी भेज रही है बेटा टैंक में। तो ये पंप के द्वारा जो पानी भेजा जा रहा है इस टैंक में, तो इस टैंक को, और ये टैंक ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है, और इस टैंक को फुल कर देती है ये पंप कितने मिनट में, 40 मिनट में। 40 मिनट में इसको पूरा टैंक भर देती है पंप, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है अगर इस पंप की, इस मोटर में जो पंप लगी है ना, उसकी एफिशिएंसी अगर 80% है, तो ये पूछा है व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ मोटर। तो इस मोटर की पावर क्या है, इनपुट पावर पूछी है आपसे, और पंप जो इस टैंक को, जो 20 मीटर की ऊंचाई पर टैंक है, उसको 40 मिनट में भर देती है पानी से। तो आउटपुट पावर क्वेश्चन में कितनी है, पी आउट, आउटपुट पावर कितनी है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन टाइम। m तो मास हो गया इस पानी का, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे दे रहा हूं बच्चों, और हाइट क्वेश्चन में गिवन है। तो p आउट निकल आएगा बच्चों यहां से, मास की जगह पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ये रहा, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी वाटर की होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास की जगह पर क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू एच अपॉन टाइम। यहां से आउटपुट पावर निकल आएगा, और इनपुट पावर क्वेश्चन में पूछी है, और एफिशिएंसी कितनी है, 80%। क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखो पी आउट, आउटपुट वर्क अपॉन टाइम, वर्क बराबर होता है mgh अपॉन टी। mgh क्यों है, क्योंकि पंप इसमें पानी भेज रही है, कितनी हाइट पर, 20 मीटर की ऊंचाई पर। तो पानी जब इस टैंक में जाएगा, तो उसकी वर्क डन बाय द पंप इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज mgh अपॉन टाइम। क्वेश्चन में गिवन है 40 मिनट में ये टैंक भर रहा है। मास की जगह पर लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। वॉल्यूम कितना है, 6, ये रखा हुआ है, वॉल्यूम की जगह पर 6 लिख दो। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, देखो वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, ये रहा। डेंसिटी वाटर की मैं जानता हूं, जी की वैल्यू मैंने 10 लिख दी है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में 20 मीटर दी है, आराम से देख लो। टाइम दिया 40 मिनट, 40 इंटू 60 सेकंड बना लेना इसको, ठीक है। तो यहां से क्या निकल आएगा, पी आउटपुट निकल आएगी, आउटपुट पावर निकल आएगी। तो फॉर्मूला एफिशिएंसी का ये रहा, एफिशिएंसी बराबर पी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। क्लियर है, मैं इसको हटा करके लिख सकता हूं बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया, फिर से समझ लो क्वेश्चन को। ए मोटर फिटेड विद ए पंप राइजेज वाटर बाई 20 मीटर हाइट in 40 minutes for a water tank of size 3 meter into 2 meter into 1 meter. If efficiency of motor is 80%, क्वेश्चन में पूछा है what is the horse power of motor, मोटर की पावर कितनी हॉर्स पावर की है, ठीक है। तो आउटपुट पावर हम निकाल देंगे वर्क अपॉन टाइम से, वर्क होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, मास की जगह पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये जी इंटू एच अपॉन टाइम। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, टैंक का साइज दिया है, ये रहा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी वाटर की कितनी है, पानी तो भर रहे हो टैंक में, पानी की डेंसिटी होती है 10 पावर 3। जी की वैल्यू हमने ले ली है 10, और हाइट दी है 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है टैंक, 20 मीटर की ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है टैंक। एच दे रखा है 20 मीटर, और टैंक को फुल होने में टाइम लग रहा है कितना मिनट, 40 मिनट। तो 40 मिनट को सेकंड बना लेंगे, तो 40 इंटू 60 सेकंड बन गया, ठीक है। तो आउटपुट पावर निकाल सकते हो, मैं निकाल रहा हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं इस वैल्यू को।
फॉर्मूला ये रहा, एफिशिएंसी कितनी है 80%, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100। एफिशिएंसी 80% है, पी आउट कितना निकला है, पी आउटपुट वी डी जी एच अपॉन टी, पी इन पूछ रहा है, पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100, फिर दोबारा से लिख दिया बच्चों, इसको एफिशिएंसी ही लिख लो, इसको एफिशिएंसी ही लिखो, इसको हटाओ यहां से। पी इन कितना हो गया, पी इन इज इक्वल टू पी आउट अपॉन एफिशिएंसी इंटू 100। देखो पी इन, पी आउट कितना हो गया, पी आउट की वैल्यू यहां से लिख दो, पी आउट की जगह पर क्या लिखूंगा, वी डी जी एच अपॉन टी और इंटू एफिशिएंसी नीचे है ये रही और इंटू 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, वॉल्यूम कितना है 6, डेंसिटी कितनी है 10 पावर 3, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 20 इंटू 100 ये वाला अपॉन टाइम कितना है 40 इंटू 60, एफिशिएंसी कितनी है 80। ये पावर निकाल लेना, वॉट में आएगी, कितनी आएगी, काय में आएगी, ये वॉट में। जो भी वैल्यू आए, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये किस में आएगी, वॉट में आएगी, वॉट। हमको पूछ रहा है हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर की है, तो जो पावर आई ना ये, उसको 746 से डिवाइड कर देना तो हॉर्स पावर निकल आएगी। इसको, इस वैल्यू को जो निकल करके आएगी वो वॉट में आएगी और हॉर्स पावर बनाना है, तो इस वैल्यू को 746 से डिवाइड कर देना तो पावर जो वॉट में है ना वो हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको 746 से और डिवाइड कर दो तो P इनपुट निकल आएगा, मतलब पावर कितने हॉर्स पावर की मोटर है ये निकल आएगा। इस वैल्यू को 746 से डिवाइड कर दोगे तो हॉर्स पावर निकल आएगा। तो मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना। 10 इंटू 20 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 60 इंटू 80, ये तो वॉट में आ गया और इसको 746 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू निकलेगी हॉर्स पावर में। इस वैल्यू को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपका हॉर्स पावर में आंसर आएगा। बच्चों सॉल्व कर लेंगे ना, इसे कर लेंगे या कर लिया, वेरी गुड, हटा दूं इसे। चलिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो बच्चों जरा, ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, इट्स 40% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन विद द ग्राउंड। एक बॉल है, उसको 10 मीटर की हाइट से छोड़ा है और जब ग्राउंड से टकराई तो उसकी 40% एनर्जी कोलिजन में वेस्ट हो गई। 40% एनर्जी किसमें खर्च हो गई, कोलिजन में, तो रिमेनिंग कितनी है 60%। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच हाइट इट विल राइज आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड। समझो जरा, कितनी हाइट से छोड़ा है, 10 मीटर की हाइट से। इनिशियल हाइट h है, मान लो ये h हाइट से छोड़ा और ये टकराई, यहां से टकरा करके मान लो h डैश हाइट तक चली गई, तो टकराने में कितनी खर्च हो गई है एनर्जी, 40% एनर्जी लॉस्ट हुई है। तो पहले की एनर्जी यहां पर कितनी है mgh, तो यहां पर कितनी है mgh डैश, तो दिस माइनस दिस, इनिशियल का कितना है 40%, मैंने नहीं बोला है, ये कह रहा है ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, इट्स 40% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन विद द ग्राउंड। इसमें से 40% एनर्जी लॉस्ट हो गई है ग्राउंड से टकराने में। तो ये पूछा है उसने हाउ मच हाइट इट विल राइज आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड। पहले की एनर्जी तो ये है mgh, टकराने के बाद मान लो h डैश हाइट तक गई, तो बाद की एनर्जी कितनी है बची हुई mgh डैश, तो लॉस कितना हुआ दिस माइनस दिस, पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी जो बची हुई है ये लॉस हो गई, और लॉस कितनी बता रहा है वो 40%, कितने का इनिशियल का, तो 40/100 इंटू इनिशियल एनर्जी। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों। तो देखो mg से mg कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा h, यहाँ h डैश
इजिकल टू 40 को 100 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो कट गया, एक जीरो से डिवाइड कर दो 0.4h। एच डैश मुझे निकालना है, इस एच डैश को तो इधर ले लो और इस वैल्यू को इधर ले लो, तो एच डैश बराबर एच में से 0.4h घटाओगे तो ये वैल्यू बचेगी 0.6h। और h की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 10 मीटर, ये वैल्यू दी है 10, तो 0.6 इंटू 10, इसका मतलब कितनी हाइट तक ऊपर चली जाएगी बॉल, 6 मीटर हाइट तक। कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, 6 मीटर हाइट तक ऊपर बाउंस करेगी बच्चों बॉल। ये बात क्लियर है बच्चों? यहां से आगे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बताया है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बताऊंगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे कोलिजन्स। किसकी बात करेंगे बच्चों? कोलिजन्स की बात करेंगे फिर उसके बाद हम, ठीक है। तब तक इस वीडियो को सुने आप, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको आप एक तरह से प्रैक्टिस करिए आप।